आज हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट में आज हम लोग जो पिछले लेक्चर में हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल और उसके आधार पर जो रिफ्रैक्शन के जो प्रूविंग है उसको हमने देखा कि वेव को कैसे हम लोग वेव के थ्योरी के आधार पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। और आज हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके पहले देख लेते हैं रिफ्रैक्शन, जो कि वेव फ्रंट जो है जब प्रिज्म से हो या लेंस से हो रिफ्रैक्शन या मिरर से रिफ्लेक्शन हो तो किस प्रकार का वह वेव फ्रंट का शेप हो जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक प्रिज्म है, तुमको प्रिज्म का बेस, तुमको प्रिज्म अगर कांच का बना हुआ है तो इसमें जो लाइट का जो स्पीड होता है वो कम होता है। अगर एक वेव फ्रंट है जो कि इस तरह से इंसिडेंट किया यहाँ पर, तो जैसे ही ये इंसिडेंट करेगा इसमें यहाँ रिफ्रैक्शन तो शुरू होगा जैसे ही इंटर करेगा कांच में। यहाँ पर अगर एयर है तो ये जो सबसे अधिक टाइम तुमको ये जो तुम्हारा है ये जो बेस के तरफ जो होगा जो पार्ट, इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट जो तुम्हारा ए बी है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये प्रिज्म है तुम्हारा, ये प्रिज्म है। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो आएगा इससे वह कैसा होगा? जाहिर है कि ये जो पार्ट है ये जबकि सबसे ज़्यादा जाएगा ग्लास में तो ये पीछे पड़ जाएगा, तो ये इस ढंग से क्या हो जाएगा, ये बेंट हो जाएगा, ये बेंट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, तुम्हारा इस तरह से बनेगा। ए पॉइंट यहाँ पीछे पड़ जाएगा, दैट इज ए डैश, और बी पॉइंट तुमको जो कि सबसे कम चलेगा ग्लास में वो सबसे दूर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा बी का शेप हो गया बी डैश, ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। अब जहाँ तक कि हम लोग देखें इसका लेंस में देखें, अगर एक लेंस है, अगर तुमको कोई प्लेन वेव फ्रंट इन्फिनिटी से आ रहा तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट है वो क्या हो जाएगा, तुमको प्लेन हो जाएगा, ये ए बी वेव फ्रंट हो गया। और यहाँ जो पार्ट होगा जो कि तुमको लेंस में जो कि होगा, लेंस में तुमको बीच में जो कन्वेक्स लेंस है ये, तो बीच का पार्ट क्या होता है, तुमको थिकर होता है। तो यहाँ पर तुमको ये कॉन्वेक्स लेंस है तुमको, तो बीच का पार्ट जब थिकर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच का पार्ट ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है तुम्हारा, इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये, तो ये जो बीच का पार्ट है ये सबसे पीछे पड़ जाएगा। और ये दोनों जो तुमको ऊपर और नीचे है जो उसको ए बी कह रहे हैं वो तुमको क्या हो जाएगा, तुमको बी भी आगे निकल जाएगा और सी भी आगे निकल जाएगा, बी भी आगे निकल जाएगा और ए भी। तो ये देखो इस ढंग से क्या ले लेगा, ये एक शेप लेगा और ये तुमको इस ढंग से शेप ले लेगा तुमको, ये तुमको ए डैश हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा तुमको बी डैश। और धीरे धीरे तुम देखोगे ये जो पॉइंट है ये तुमको आगे बढ़ेगा तो ये तुमको कुछ ऐसा शेप लेगा, ये ऐसा शेप लेगा और धीरे धीरे तुमको देखोगे और छोटा होते जाएगा, ये तुमको और टेंस टू क्या हो जाएगा, तुमको ये फोकस पर क्या हो जाएगा, ये पहुँच जाएगा, ये सब फोकस पर आ जाएगा, ये फोकस पर आकर के ये लगेगा कि यहाँ पर सब कंजर्व हो रहा है, यहाँ पर तुमको यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से क्या होगा, तुमको ये तुम्हारा वेव फ्रंट ये इस ढंग से ये फोकस पर जाके इन्फिनिटी से आ रहा तो ये फोकस पर जाता हुआ दिखेगा एक पॉइंट पे। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, ये स्फेरिकल वेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट टेंस टू पॉइंट एट फोकस, ये फोकस पे जाके पॉइंट की तरफ हो जाएगा। अब देखो जैसे कि इसी पार्ट को अगर करना चाहें हम लोग कनकेव लेंस में करें इसको, तो कॉनकेव लेंस में अगर हम लोग इसको करेंगे तो कैसा होगा, देखो शेप। और इसमें जाहिर है कि उल्टा बात हो जाएगा, ये तुमको इंसिडेंट वेव फ्रंट है तुम्हारा, तो इसमें अगर हम लोग देखें ये कनकेव लेंस में तो क्या होगा, यहाँ पर जो मिडिल का पार्ट है वो सबसे क्या है, वो सबसे थिन है। तो मिडिल पार्ट में जो कि वेव फ्रंट जाएगा मिडिल पार्ट से, तो वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा और तुमको जो ऊपर और नीचे जो कि थिक पार्ट से जाएगा जो कि लेंस के, वह क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो इसका मतलब इस बार उल्टा हो जाएगा, ये
उल्टा हो जाएगा का अर्थ जो ऊपर का जो रे है वो तुमको क्या हो जाएगा, वह ऊपर का जो रे है वह पीछे रह जाएगा और जो बीच में है वह क्या रह जाएगा तुमको, वह आगे निकल जाएगा। तो बीच का वेव आगे रह जाएगा, यहाँ ऐसे आ जाएगा और ये दोनों इस ढंग से क्या होगा, और जो इसके पहले का वेव रहा होगा तो इस ढंग से तुमको एक फोकस पर ये तुमको धीरे धीरे ऐसे करके क्या होगा, यहाँ पर एक्यूमुलेट होता हुआ दिखेगा, यहाँ पर ये फोकस पर आएगा। ये तुमको इस ढंग से तुमको आगे बढ़ेगा तो ये कर्वेचर बढ़ेगा इस ढंग से, लेकिन लगेगा कि इसका सेंटर यहाँ है, यहाँ से ये डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, ये इस ढंग से ये आगे बढ़ते जाएगा, ये पॉइंट इस आगे बढ़ेगा, बट ये लगेगा एपियर टू बी फोकस्ड, एपियर ये भी स्फेरिकल है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एपियर टू फोकस, एपियर टू बी फोकस्ड, एपियर एट फोकस, यहाँ पर लगेगा कि ये तुमको आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में नहीं आएगा बल्कि आता हुआ दिखाई, लेकिन इसमें एक्चुअल में आ रहा था कन्वेक्स लेंस में, तो ये दोनों फर्क होगा, ये एक्चुअल में नहीं आएगा बल्कि आता हुआ क्या हो रहा है, एपियर हो रहा है। इसी टाइप से अगर हम लोग चाहें रिफ्लेक्शन अगर करना मिरर से, तो ये तुम्हारा हो गया लेंस से हो गया तुम्हारा और प्रिज्म से हो गया। अगर रिफ्लेक्शन के द्वारा हम लोग चाहें, मिरर के द्वारा हम लोग चाहें रिफ्लेक्शन को दिखाना, तो वह भी दिखाया जा सकता है। मिरर जैसे तुमको है, जब हम लोग बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर की, कनकेव मिरर की, तो उसमें भी तुमको होगा कि जो उसमें तो सेम में तुमको क्या आएगा, तुमको इसी मीडियम में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा पीछे पहले ही मीडियम में, ये पीछे जो कि तुम्हारा मीडियम है जो फर्स्ट में एक ही मीडियम में जाता है, तो ये तुमको इस ढंग से तुमको एपियर होगा, इसका देखा जा सकता है। ये रिफ्लेक्शन बाय कनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन इनफैक्ट। तो रिफ्लेक्शन जब होगा तो जो तुम्हारा प्लेन जो बीच का जो पॉइंट है, जो कि दो वेव फ्रंट पहले तुमको जैसे कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर अगर है तो पहले कौन इंसिडेंट हो जाएगा मिरर पर, ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट, और सेंटर वाला बाद में सबसे जाएगा। तो वह धीरे धीरे क्या होगा तुमको, रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये प्लेन वेव फ्रंट है तो वह सेंटर पर आता हुआ प्रतीत होगा, एपियर होगा, सेंटर पर आता हुआ ये दिखेगा। जैसे देखते हैं ये कनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। अगर इसमें प्लेन वेव फ्रंट आया, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा, तो ये तुमको यहाँ पर अभी जो है ये वेव फ्रंट इधर जा रहा है, तो यहाँ पर ये जब तक में जाएगा तब तक में ये पार्ट क्या हो जाएगा तुमको, ये जब तक में यहाँ पहुँचेगा ये पार्ट सेंटर पे, तब तक में ये पार्ट इस ढंग से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये पार्ट बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से ये तुमको आगे इधर की ओर भागेगा और ये इस ढंग से क्या होते जाएगा, ये कन्वर्ज होते हुए ये तुमको छोटा होते चला जाएगा और तुमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फोकस्ड हो जाएगा, ये फोकस पर आ जाएगा, ये फोकस पर आ जाएगा, ये तुमको इस ढंग से क्या होगा, ये धीरे धीरे यहाँ पर फोकस्ड होगा। अब तुमको जहाँ तक रहा, और ये जो तुमको है कन्वेक्स मिरर की बात करें, ये कनकेव मिरर था, ये क्या है तुमको कॉनकेव मिरर, ये तुमको कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये तुमको हो गया, ये वेव फ्रंट आया तो ये तुमको जो पार्ट है ये सबसे पहले टकराया, ये बाद में आएगा, तो ये तुमको आगे निकल जाएगा इस ढंग से और ये तुमको ऐसे करके आएगा ये, और लगेगा कि ये तुमको यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फोकस्ड होता हुआ ये एपियर होगा। ये पहले तुमको इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इधर इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, जो इधर नहीं जा पाएगा, ये इधर रिफ्लेक्ट होगा, तो ये सबसे पहले रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाएगा इस ढंग से, और ये तुमको, और इस प्रकार से ये क्या लगेगा तुमको, फोकस्ड होता हुआ दिखेगा तुमको ये, और इसका सेंटर तुमको इस साइड, इसका सेंटर तुमको इधर की ओर लगेगा तुमको, जब तक ये आएगा तो इसका सेंटर
यहाँ पर लगेगा, ये फोकस्ड यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। ये इस ढंग से जो तुमको है। दूसरा तुमको जब आएगा तो ये इधर अपियर, ये भागते जाएगा इधर की तरफ, ये तुमको ऐसे होते जाएगा, लेकिन इसका सेंटर अपियर होगा कि तुमको यहाँ पर ये फोकस्ड होगा। तो ये है तुमको कॉन्वेक्स मिरर का। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुमको ये वेव फ्रंट हो गया तुम्हारा। अब हम लोग देखते हैं डॉपलर इफेक्ट को। ये डॉपलर इफेक्ट हमने साउंड में भी देखा था कि साउंड में जो तुम्हारा लास्ट क्लास होगा राइस ट्यूटोरियल ऐप पर, जो तुमने जो ऐप उस पर देख भी सकते हो लेक्चर, अगर नहीं क्लास किया है क्लास 11 में तो राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको सारा लेक्चर अपलोड है। तुमको जब भी चाहो, जो भी स्टूडेंट चाहो, हमसे कभी भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या मैथ, किसी भी टॉपिक में तुम्हें दिक्कत हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो या कुछ पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई भी टॉपिक में के लिए तुम हमसे पर्सनल क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। और उसके लिए तुमको हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है राइस ट्यूटोरियल ऐप पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे तुमको हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, और हमारे नंबर पे तुम डायरेक्ट कॉल करके हमसे जो है बात कर सकते हो, और या ईमेल कर सकते हो, जो हमारा ईमेल एड्रेस है। तुम्हें जो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ से तुम अपने लिए जो है पर्सनल जो तुमको दिक्कत हो रहा है कहीं भी समझने में, बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, जेईई मेंस, एडवांस या नीट, तो उसके लिए तुम टाइम अलॉट कर सकते हो और टाइम हमसे ले सकते हो जहाँ भी दिक्कत है। तो पढ़ाई अपनी जहाँ दिक्कत हो रही है किसी भी पोर्शन में, जिससे कि स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी होती है, कहीं दिक्कत हो रहा है, नहीं सॉल्व हो पाता है प्रॉब्लम, तो आगे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हमसे संपर्क किया जा सकता है। और उसके लिए नंबर तुमको राइस ट्यूटोरियल ऐप पर, प्ले स्टोर पर उपलब्ध, प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके ऐप से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो अब देखेंगे हम लोग डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट जो तुम्हारा है, डॉपलर इफेक्ट बताता है कि डॉपलर इफेक्ट तुमको जो साउंड में हम लोगों ने देखा, उसमें साउंड में ये कहा गया है, साउंड में तुमको देखा होगा कि जब कोई साउंड सोर्स क्या हो रहा है, अगर मूव कर रहा है या ऑब्जर्व जो उसके लिसनर है वो मूव कर रहे हैं, तो जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वह डिफरेंट अपीयर होती है सोर्स के एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी उससे अलग अपीयर होता है। इसको हम लोग डॉपलर इफेक्ट, यही इफेक्ट लाइट में भी ऑब्जर्व होता है। मतलब यह हुआ कि लाइट सोर्स, डॉपलर इफेक्ट, यहां पर लाइट सोर्स होगा, सोर्स जो होगा लाइट का होगा, वहां साउंड का था, यहां लाइट का होगा, वहां लिसनर था, यहां पर व्यूअर होगा। तो व्यूअर जो कि लाइट को देख रहा हो, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन लाइट source and viewer, the frequency of light appears to be different from original frequency, it is called Doppler effect in light. If nu naught is the frequency of light emitted by light source, and delta nu is the change in frequency, appears to moving viewer
मूविंग व्यूअर देन डेल्टा न्यू बाय न्यू, जो एपियर जो फ्रीक्वेंसी हो रहा है दैट्स इक्वल्स टू होता है तुमको वी रिलेटिव, जो हो गया तुमको वी रिलेटिव बाय सी। अगर ये तुमको आ रहा है, जबकि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगा, जब जो व्यूअर है तुमको वह सोर्स की ओर आ रहा है, तो लाइट सोर्स अगर तुमको व्यूअर के तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एपियर होगा। तो इफ लाइट सोर्स मूव्स टुवार्ड्स द व्यूअर, डेल्टा न्यू इज पॉजिटिव, ये ज़्यादा एपियर होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसे इसको एक फिगर से भी देख सकते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई गैलेक्सी है या स्टार है, ये स्टार है तुमको, और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ये व्यूअर है, यहाँ पर व्यूअर है यहाँ पर, और ये तुमको जो है ये जो तुम्हारा व्यूअर है ये स्टार है, तुमको यहाँ से लाइट आ रहा है, तो ये तुमको मूव कर रहा है। अगर इसमें तुमको इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो इसका जो कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, व्यूअर की तरफ, इसको जो इस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं ये वी रिलेटिव हो गया। इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड वी रेडियल। ये वी रेडियल हो गया, ये रेडियस डायरेक्शन। ये वी इधर किधर भी गैलेक्सी जा रहा हो, ये गैलेक्सी के जाने का डायरेक्शन होगा, इधर जा रहा होगा, या स्टार इस साइड जा, स्टार मूविंग। लेकिन हमको लेना है ये व्यूअर के तरफ जो होगा तुमको कंपोनेंट उसका लेना होगा, तो ये वी रिलेटिव कहलाएगा। अगर ये वी रिलेटिव का जो वैल्यू है ये इधर की ओर आ रहा है तो इसमें फ्रीक्वेंसी तुमको पॉजिटिव होगा, और अगर वी रिलेटिव अबे होगा जिसमें डेल्टा न्यू, इफ वी रेडियल जो है तुमको अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो डेल्टा न्यू लेस देन जीरो होगा, घटता हुआ प्रतीत होगा। और जाहिर है कि वेवलेंथ ठीक उसका उल्टा होता है, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ तुमको क्या होगा, इसका बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। इट्स वेवलेंथ जो तुमको होगा, अगर साउंड सोर्स क्या, अगर जो लाइट सोर्स है मूविंग टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होगा तो वेवलेंथ तुमको उसका कम प्रतीत होगा, मतलब वेवलेंथ लेस देन होगा। और जब दूर जाएगा तो वो क्या होगा, तुमको वेवलेंथ ज़्यादा होगा, मतलब रेड शिफ्ट इसको कहेंगे, क्योंकि वेवलेंथ जो है रेड कलर का व्यू तुमको सबसे ज़्यादा होता है और ब्लू कलर का क्या होता है, कम होता है। तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जो तुमको है, जहाँ तक कि अभी देखिए रेडियल का मतलब हो गया उधर की ओर कंपोनेंट हमको लेना होता है, तो कंपोनेंट लेंगे। जैसे कि तुमको फ्रीक्वेंसी, तुमको जब दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर घटता हुआ दिख रहा है तो फ्रीक्वेंसी हमको बढ़ता हुआ एपियर होगा और वेवलेंथ कम होता हुआ दिखेगा। अर्थात जब तुमको कोई ऑब्जर्वर, कोई लाइट सोर्स जो है तुमको व्यूअर की ओर आ रहा है तो इस स्थिति में क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी तुमको फ्रीक्वेंसी बढ़ा और वेवलेंथ घटेगा। इसको हम लोग ब्लू शिफ्ट कह सकते हैं। ये तुमको ब्लू कलर की ओर शिफ्ट करेगा धीरे धीरे विजिबल लाइट। और जब स्टार हमसे दूर जाएगा तो वह रेड शिफ्ट होगा। जब स्टार हमसे दूर जाएगा तो वह रेड शिफ्ट कहलाएगा। तो ये तुम्हारा इस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। अगर स्टार गोइंग अवे, अगर स्टार तुमको, ये तुमको मान लेते हैं ये व्यूअर है यहाँ पर, और ये स्टार तुमको यहाँ से, ये तुमको इधर जा रहा है स्टार, तो इसका वी रेडियल तुमको इधर से अवे है, ये वी रेडियल हो गया। ये वी रेडियल तुमको दूर जा रहा है, जिसका जो फ्रीक्वेंसी है ये माइनस हो जाएगा। इसमें फ्रीक्वेंसी जब देंगे तो माइनस वी रेडियल बाय सी हो जाएगा। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ध्यान रहे, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। और डेल्टा लेम्डा बाय लेम्डा जो होगा, डेल्टा लेम्डा बाय लेम्डा इज इक्वल टू वी रेडियल बाय सी, ये प्लस हो जाएगा। तो ये डेल्टा लेम्डा अवे में ये पॉजिटिव हो गया, अवे में डेल्टा लेम्डा ग्रेटर देन जीरो, ये दैट इज रेड शिफ्ट। इसको लाल वेवलेंथ बढ़ेगा तो ये किसकी ओर जाएगा, वेवलेंथ सबसे अधिक विजिबल लाइट में रेड का होता है तो रेड शिफ्ट कहलाएगा। और अगर तुमको ये जो कि ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये व्यूअर है और ये तुमको स्टार है,
यह स्टार तुमको इधर की ओर आ रहा है अगर, तो इसका जो रेडियल है तुमको ये वी रेडियल इधर हो गया स्टार का, तो ये तुमको वी रेडियल इधर की ओर घट रहा है, तो डेल्टा न्यू बाय न्यू जो होगा तुमको ये वी रेडियल ये बढ़ेगा, वी रेडियल बाय सी होगा, ये बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, डेल्टा न्यू ग्रेटर देन 0, और डेल्टा लेमडा बाय लेमडा इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल, मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये घटता हुआ प्रतीत होगा, माइनस वी रेडियल बाय सी, ये तुमको डेल्टा लेमडा लेस देन 0, ये ब्लू शिफ्ट कहलाएगा, ये ब्लू शिफ्ट कहलाएगा। तो ये तुमको दोनों घटनाएं को देख सकते हो। इसका मतलब यही हुआ कि जब दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रहा है ऑब्जर्वर व्यूअर और सोर्स के बीच का, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और वेवलेंथ घटेगा। ये तुम्हारा इसका पैटर्न है, और फ्रीक्वेंसी तुम्हारा कहते हैं एपियर होगा तुमको ज़्यादा, और यही जब डिस्टेंस बढ़ता है तो हम लोग इसके द्वारा हम लोग जो कि एक बिग बैंग थ्योरी को जो इस्टेब्लिश करने में इस का जो डॉपलर इफेक्ट है काफ़ी बड़ा योगदान रहा, इसकी काफ़ी बड़ी भूमिका रहे। बिग बैंग थ्योरी जो कि यूनिवर्स के बनने का जो प्रिंसिपल है तुम्हारा, जिसमें यह कहा जाता है कि यूनिवर्स एक बिग बैंग से बना है, एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसके कारण इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। तो उसके पीछे का थ्योरी कुछ इस ढंग से है कि बिग बैंग जो तो हम लोग डिफाइन करते हैं, बिग बैंग में हम लोग क्या करते हैं कि लाइट जो है तुमको अभी कोई भी हम लोग जो स्टार है या किसी का भी हम लोग गैलेक्सी का स्टडी करेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि सारे के जो कि तुमको वेवलेंथ हैं वो तुमको ब्रेड शिफ्ट दिखाते हैं। सारा जो फ्रीक्वेंसी उसका जो वेवलेंथ है लाइट का वो बढ़ा हुआ दिखता है, जो यह बात साबित करता है कि सारे गैलेक्सी हमसे क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। यह इसी प्रकार की घटना हुई, सारे गैलेक्सी दूर जा रहे हैं, मतलब क्यों दूर जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग इसको समझें, अगर यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हुआ होगा तो जैसे कि बम फटता है तुमको, तो सारे जो पार्टिकल्स होते हैं ये दूर ही इधर खिसकते जाएंगे, ये सब एक दूसरे से इस ढंग से क्या होते जाएंगे, तो दूर होते जाएंगे। तो कुछ इसी तरह से सारे जो गैलेक्सीज हैं सब हमसे क्या जा रहे हैं, धीरे धीरे सभी एक दूसरे से दूर की ओर जा रहे हैं। तो यह इस बात को प्रूव करता है कि कहीं न कहीं बिग बैंग का अस्तित्व रहा होगा, और इस कारण से तुमको रेड शिफ्ट की ओर इशारा करता है ये। और ये तुमको जो भी कभी भी हम लोग ऑब्जर्व करें, किसी भी जो कि हाइड्रोजन जो कि स्टार में तुमको हाइड्रोजन होते हैं तो उसके जो कि वेवलेंथ वगैरह हैं, जो कि तुम आगे भी पढ़ोगे फिजिक्स का क्लास में, इसे तुम केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में देखा होगा, तो उसके जो कि तुमको 2 से 1 में आ जाए, 3 से 2 में आ जाए, तो उसके जो रेडिएशंस होते हैं उसके रेडिएशन हम लोग यहाँ अर्थ पर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसके वेवलेंथ को। जैसे तुम्हारा कहते हैं 91 नैनोमीटर है, तुमको अलग अलग सीरीज तुमने पढ़ा होगा नाम, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ये सब तुमको बामर सीरीज विजिबल रेडिएशन में होते हैं, विजिबल रीजन में आते हैं। तो इन सबों में देखेंगे तो सबका हम लोग को वेवलेंथ बढ़ा हुआ प्रतीत होगा अगर हम लोग किसी स्टार के स्पेक्ट्रम को हम लोग स्टडी करते हैं। और यह बताता है कि बिग बैंग थ्योरी के कारण ही यूनिवर्स का जन्म हुआ होगा, और इस जो कि हबल ने इसको पहली बार इसको प्रूव किया था, ये रेड शिफ्ट को, और इस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी को बनाने में उनका काफ़ी योगदान माना जाता है, जो कि रेड शिफ्ट पर आधारित है। इसी के आधार पर जैसे कि एक क्वेश्चन है तुमको जो कि हम लोग का इस एक्सरसाइज का मतलब कि जो 10 जो हमारा चैप्टर 10th चैप्टर है उसका पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसमें। उसमें 10.1 है तुम्हारा, तो 10.1 में ये कहे कि तुमको एक गैलेक्सी से अगर सोडियम लाइट आ रहा है, तो सोडियम लाइट का जो सोडियम से निकलने वाला एक वेवलेंथ है दैट इज 589 नैनोमीटर, और वह एपियर हो रहा है 589.6 नैनोमीटर। तो 589.6 तो इसका वेवलेंथ बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, या बढ़ता हुआ हमें अपीयर हो रहा है 0.6 नैनोमीटर से। तो ये गैलेक्सी क्या जा रहा होगा, हमारे नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा होगा। तो ऑफकोर्स वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है तो जाहिर है कि क्या हो रहा होगा, वो गैलेक्सी हमसे दूर जा रहा है। तो उस स्टार से या गैलेक्सी का जो वेवलेंथ होगा तो वो हमको भी रेडियल क्या होगा उसका कैलकुलेट करना है हमको। तो एग्जाम्पल लिखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.1, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.1। सोडियम लाइट का वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर, और जो कि डेल्टा लेमडा जो कि ऑब्जर्व हम लोग का हो रहा है जो 589.6 नैनोमीटर, 6 माइनस 589 नैनोमीटर दैट्स इक्वल टू 0.6 नैनोमीटर का तुमको चेंज आ रहा है।
तो ये तुमको जो गैलेक्सी होगा हमसे क्या जा रहा है, दूर जा रहा होगा, ये गैलेक्सी हमसे फार अवे जा रहा होगा। डेल्टा लेमडा, लेमडा बढ़ा हुआ है, दैट्स इक्वल टू माइनस वी रेडियल बाय सी, 0.6 नैनोमीटर बाय 589 नैनोमीटर इक्वल टू वी रेडियल, जो कि अवे जा रहा होगा इसलिए माइनस साइन दिया गया है। वी रेडियल ये तुमको बढ़ा हुआ ही दिखेगा, तो चलो वी रेडियल बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वी रेडियल क्या हो जाएगा तुमको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 0.6 बाय 589। तो ये 300 किलोमीटर पर सेकेंड के रेट से करीब 306 किलोमीटर पर सेकेंड इस रेंज में ये आ जाएगा। इस रेट से ये दूर जा रहा, अवे, ये बढ़ा हुआ है इसलिए अवे टू द ऑब्जर्वर, अवे टू द ऑब्जर्वर, इसके अवे जा रहा है। ये तुमको 10.1 था। इसी में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10.2 है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.2। इसमें कहा गया है कि जब एक वाइब्रेटर से हम लोग क्या करते हैं, लाइट सोर्स अगर इमिट कर रहे हैं, कोई मॉड्यूल जो इससे वाइब्रेट कर रहा है जिससे कि हम लोग लाइट को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो कोई लाइट जो है तुमको ये जो रिफ्रैक्टेड है, रिफ्लेक्टेड है, ये सब लाइट सोर्स में लाइट जो इसमें क्या रिलेशन होता है। तो जो लाइट सोर्स है, चाहे उसका वो रिफ्रैक्टेड हो या रिफ्लेक्टेड हो, वह सोर्स के फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है कभी भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो पहला पार्ट है तुमको इसका जो है ये फर्स्ट पार्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड wave is equal to the frequency of source, वाइब्रेटर जिसको कह सकते हैं, जो वाइब्रेटर जो which produces the light, जो लाइट प्रोड्यूस करता है उसके फ्रीक्वेंसी पर ये क्या करता है, डिपेंड करेगा। और इसलिए तुमको दोनों का सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट हो, रिफ्रैक्टेड हो या तुमको रिफ्लेक्टेड हो, सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। ये तुमको ये होगा तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि जब हम लोग को किसी डेंसर मीडियम में जाते हैं तो उसका स्पीड घट जाता है, रेयर मीडियम में जाते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है, तो क्या एनर्जी भी इसी टाइप से कम ज़्यादा होता है। तो एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ वेव जो तुम्हारा है, ये स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता। एनर्जी ऑफ लाइट वेव doesn't depend upon speed of light in the medium, speed of light in the medium, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इस पर डिपेंड नहीं करता है। स्पीड ऑफ लाइट डिप इन द मीडियम, द एनर्जी जो तुमको है, एनर्जी इज या इंटेंसिटी जो होता है तुमको, इंटेंसिटी एनर्जी पर इंटेंसिटी ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड पर ये डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो वेव पिक्चर में लाइट जो है तुमको किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी या ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये इंटेंसिटी या एनर्जी जो तुम्हारा, इंटेंसिटी होगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी इंटेंसिटी कहते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर यूनिट टाइम, ये तुमको इंटेंसिटी कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन इसी में है, इसमें थर्ड क्वेश्चन है तुमको कि अगर वेव पिक्चर में, वेव थ्योरी में तुमको, वेव थ्योरी में इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो पार्टिकल फोटोन पिक्चर में, फोटोन थ्योरी में या पार्टिकल थ्योरी में, फोटोन थ्योरी में इंटेंसिटी जो है तुमको किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन पर निर्भर करेगा। ये इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटोन पर। अगर तुमको नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा आएंगे, अगर जो पार्टिकल पिक्चर ऑफ लाइट है, पार्टिकल पिक्चर पे हम लोग जब देखते हैं पार्टिकल के रूप में अगर लाइट को हम लोग कंसीडर करें, तो उसमें ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल जो है तुमको, पार्टिकल की संख्या जितना अधिक होगी, फोटोन का नंबर जितना ज़्यादा होगा, उसका जो तुमको है उसका जो तुमको वेवलेंथ है, उसका जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगा।
तो ये पार्टिकल पिक्चर पर डिपेंड करता है ये। तो पार्टिकल पिक्चर में तुमको, जबकि जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो तुम्हारा है उसमें लाइट को जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती हुई दिखेगी, वह नंबर ऑफ फोटोन पर, और वेव पिक्चर में दिखाई पड़ती है जो कि हाइगेंस थ्योरी के मुताबिक हम लोग डील करते हैं। तो उसमें जो लाइट का जो कि एनर्जी है वो डिपेंड करेगा किस पर, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा इसका। तो यह है तुम्हारा 10.1 और 10.2 एग्जाम्पल था तुम्हारा फोटो। अब हम लोग इसी लेक्चर में देख लेते हैं, तुमको कोहेरेंट सोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कोहेरेंट सोर्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसी से जुड़ा हुआ इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट, जो कि यंग्स का एक्सपेरिमेंट होगा। इस लेक्चर में आज हम लोग कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स, तो जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी ध्यान से देखो। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस भी तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं। और एस सी वर्मा का बुक देखोगे, तुमको जो वॉल्यूम 1 में एस सी वर्मा का दिया हुआ है वेव ऑप्टिक्स, उसमें भी इंटरफेरेंस पर काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, और तुम उस पर ट्राई भी कर सकते हो। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर देखने के बाद ट्राई करोगे। तो ये तुम्हारा है कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। The sources whose phase, the sources produces light wave, which doesn't changes with time in phase, phase उसका टाइम के साथ ना बदलता हो, in phase is called, are called coherent sources, कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्स वो हुआ जिसके कि लाइट की फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। तो ऐसा टू इंडिपेंडेंट सोर्स में एक दूसरे से क्यों, एक दूसरे के साथ वो तुमको इन फेज वो लाइट इमिट करेगा। तो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर इनकोहेरेंट, ये तुमको कोहेरेंट नहीं होगा इंडिपेंडेंट सोर्स। बल्कि उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए जो सोर्स होना चाहिए वो तुमको एक दूसरे के साथ रिलेट करके हो। कोहेरेंट सोर्स होंगे तो ये लाइट तुमको क्या होगा एक दूसरे पर वो डिपेंड करेगा कोहेरेंट सोर्स पर। कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स में क्या बताए कि कभी भी लाइट जो है इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब एक फेज में वो टाइम के साथ वेरी कर जाएगा। इसलिए वो तुमको जब भी एक सोर्स से जब दो सोर्स बनाए जाते हैं तो वह क्या हो सकते हैं, कोहेरेंट हो सकते हैं। द कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन सोर्स। एक सोर्स से ही आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि तुमको अभी एक दो हम लोग देखते हैं कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स क्या हुआ, कोहेरेंट सोर्स में फ्रीक्वेंसी तुमको फेज डजंट चेंज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम के साथ ये नहीं बदलना चाहिए। लाइट जो प्रोड्यूस करेगा उसका जो फेज है वो टाइम के साथ क्या नहीं चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। तब ये क्या होगा, तुमको फेज लाइट के साथ नहीं बदलने, अगर टाइम के साथ नहीं बदलेगा तो ये कहलाएगा कोहेरेंट सोर्स। अब हम लोग देखते हैं कोहेरेंट सोर्स से इसका देख लेते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बाय कोहेरेंट सोर्सेस। दो कोहेरेंट सोर्स हैं जिसके कि लाइट तुमको अगर एक ही जगह पर उसको हम लोग एक ही स्क्रीन पर दोनों से लाइट आएगा तो वह तुमको क्या उसका सुपरपोजिशन से कैसा वेव प्रोड्यूस होगा। सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स।
तो देख लेते हैं हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। तो लाइट वेव्स जो है तुमको, ये लाइट वेव तुमको क्या हो जाएगा, लाइट वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस हैज equal amplitude A, has equal amplitude A angular frequency omega and phase difference delta, phase difference phi कर सकते हो, phase difference phi मतलब दो वेव है जिसका कि तुमको तो इसके इक्वेशन को लिख सकते हैं हम लोग y1 इज इक्वल टू, एक तो हो गया a साइन ओमेगा टी और दूसरा हो गया y2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये दो तुमको क्या हो गया, दोनों जो है तुमको फ्रॉम सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम सुपरपोजिशन से तुमको मिल जाएगा, फ्रॉम सुपरपोजिशन y बराबर y1 प्लस y2, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस साइन ओमेगा टी, इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा, तो साइन सी प्लस साइन डी जो फार्मूला याद होगा तो ए, तो 2 साइन ओमेगा टी प्लस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये तुम्हारा हो गया। तो दैट्स इक्वल्स टू 2a कॉस फाई बाई 2, तुमको जो पीछे का है वो बाहर आगे आ गया, इसको अगर आगे लिख देते ये एम्पलीट्यूड का जगह लेगा, और साइन ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2 हो गया तुमको। तो ये तुमको ये भी एक वेव है, इट इज़ अ वेव का इक्वेशन है जिसमें कि जिसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया 2a कॉस फाई बाई 2, इसका तुमको इसका वेव का इक्वेशन आ गया जिसका कि एम्पलीट्यूड हो गया तुमको 2a कॉस फाई बाई 2 आ गया। इसका जो इक्वेशन आ गया तुमको, द रिजल्टेंट वेव हैज जो सुपरपोजिशन के बाद जो वेव आया उसके इसका जो वेवलेंथ आ गया, वो इसकी जो एम्पलीट्यूड आ गई है 2a cos फाई बाई 2, द रिजल्टेंट वेव हैज एम्पलीट्यूड 2a cos फाई बाई 2। The resultant wave has amplitude 2a cos फाई बाई 2, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो गया 2a cos फाई बाई 2, ये 2a cos फाई बाई 2 हो गया, इसका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो गया। तो ये जो तुमको फाई जो हो गया तुमको ये फाई पर डिपेंड करेगा, तो ए जो तुमको ए रिजल्टेंट इक्वल्स टू 2a cos फाई बाई 2। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जैसे कि साइन या इसका जो वैल्यू है तुमको मैक्सिमम कब होगा, जबकि तुमको इसका कॉस थीटा का वैल्यू +1 या -1 हो जाए, तो इंटेंसिटी सबसे अधिक हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो फॉर ये कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी इसको वर्ड कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
interference A resultant is maximum when cos phi by 2 equals to प्लस माइनस 1। ये 1 कब होता है तुमको, ये 1 होगा तुमको cos phi by 2 प्लस 1 या तुमको माइनस 1 होता है। 2 पाई पर माइनस 1, 2 पाई पर प्लस 1, 3 पाई पर माइनस 1, 4 पाई तो n पाई हो गया ये। तो phi by 2 इक्वल्स टू n पाई कह सकते हैं ये, या phi इक्वल्स टू 2n पाई। अगर दो वेव जिसके बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई का n मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इसको कह सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस जहाँ तक है, अगर तुमको पाथ डिफरेंस देखना चाहें इसका, जैसे कि एक वेव है, ये तुमको फिर से यहाँ पे कहते हैं कि सेम फेज में आ गया, तो इसमें जो कर पाथ डिफरेंस लेमडा का है तो फेज डिफरेंस 2 पाई कहा जाता है। तो पाथ डिफरेंस लेमडा तो फेज डिफरेंस 2 पाई, तो पाथ डिफरेंस लेमडा में क्या हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, तो पाथ डिफरेंस हमको निकालना है डेल्टा एक्स कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा तुमको, डेल्टा एक्स इक्वल टू हो गया तुमको लेमडा बाई 2 पाई, 2 पाई में तुमको लेमडा का पास तो 2n पाई में कितना का, दैट्स इक्वल्स टू n लेमडा। n लेमडा में तुमको ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइटेस्ट तुमको मिलेगा, सबसे दोनों के से ज़्यादा लाइट तुमको, दो लाइट वेव से के मिलने से मैक्सिमम इंटेंसिटी का लाइट प्रोड्यूस होगा इंटरफेरेंस में। यदि उसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो, n लेमडा हो, या फेज डिफरेंस 2n पाई हो। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देख लेते हैं इसको। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो cos phi by 2 अगर 0 हो जाए, ये 0 कब होगा, तो phi by 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो phi इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। ये पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू 2n प्लस 1 पाई, दैट्स इक्वल्स टू n प्लस हाफ लेमडा, n प्लस हाफ लेमडा। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया पाथ डिफरेंस का वैल्यू हो गया तुम्हारा ये n प्लस हाफ लेमडा। तो इसमें तुमको क्या मिल जाएगा, इसमें तुमको डार्क मिल जाएगा, इसमें डार्क और लोएस्ट इंटेंसिटी। ये तुमको फेज डिफरेंस हो गया तुमको 2n प्लस 1 पाई, और तुमको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और ये तुमको इसमें जो तुम्हारा मिल जाएगा इंटेंसिटी क्या होगा तुम्हारा, और पाथ डिफरेंस देखें तो n प्लस हाफ लेमडा। तो ये तुमको इसके बीच में क्या होगा तुम्हारा, इसमें तुमको कंस्ट्रक्टिव होता है, इसमें n लेमडा में कंस्ट्रक्टिव, n प्लस हाफ लेमडा में डिस्ट्रक्टिव, और तुमको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई में इंटीग्रल या इवेन मल्टीपल ऑफ पाई में तुमको क्या कहा जाए, वो तुमको फेज डिफरेंस अगर इवेन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो कंस्ट्रक्टिव, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इसके आधार पर हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरफेरेंस का जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग देखेंगे। और तुमको फिर से याद दिला दें कि जिस स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, प्रॉब्लम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किसी भी टॉपिक में हिंट लेना हो, या तुमको किसी में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तुम राष्ट्रल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके कभी भी तुम मदद ले सकते हो। हमारा फ़ोन नंबर हमेशा चालू रहता है, तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।